नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। तो जी20 का धूम धड़ाका खत्म, थोड़ी शांति, लेकिन जी20 में क्या हुआ, आपको क्या दिखाया गया और अल्टीमेटली भाई एज अ नेशन इंडिया नहीं, माफ करिएगा, आजकल इंडिया कहने में लोगों को गुस्सा हो जाते हैं। भारत को, हिंदुस्तान को मिला क्या? हिंदुस्तान में भी शायद गुस्सा हो जाए, वो केवल भारत ही चाहते हैं। चलिए भाई, भारत को क्या मिला? भारत को ये मिला कि मोदी जी की बड़ी वाहवाही हुई। भारत को ये मिला कि भारत जैसा एक गरीब देश जहाँ पे 80 करोड़ जनता को खाना सरकार की तरफ से सपोर्ट मिलता है, उसके यहाँ सोने और चांदी के थाली में हम अगर कोई मेहमान आता है तो खाना परोसते हैं। उसके यहाँ ये भी है कि जो लोग दिल्ली में जो जिस तरह से पर्दे के पीछे दिल्ली के उन लोगों की जिनके खून पसीने से दिल्ली चलती है और दिल्ली बनी है और दिल्ली की सजावट हुई है, उनको पर्दे के पीछे रखा गया। और मोदी जी की बहुत तारीफ हुई कि भाई वो इस तरह का अद्भुत काम तो केवल मोदी जी ही कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच जरा 2-3, 4-5 ऐसी बातें हम और आप कर लें कि ग्राउंड पे क्या हुआ? एंड ऑफ द डे जिसको बोलते हैं कि टेक अवे क्या है? तो सबसे पहले तो शुरुआत ये करें कि देखिए जी20 अब जी21 हो गया, ऐसा कहा जा रहा है कि भाई मोदी जी के प्रयास से अफ्रीकन देश आ गए। अफ्रीकन देश की अपनी समस्या है कि वो जो अमेरिका और इस समय जितना चीन की प्रेजेंस हो गई है अफ्रीका में, अफ्रीकन पूरे देशों में चीन की बहुत मेजर प्रेजेंस है। अमेरिका के लिए जरूरी है कि अगर उसको चीन के साथ लड़ना है तो वो अ, अफ्रीकन यूनियन के साथ कहीं ना कहीं अपनी दखलंदाजी करे। तो चलिए, वो मोदी जी के ही बहाने सही, लेकिन अफ्रीकन यूनियन को खींच के लाया गया जी20 में। इसलिए एक चीज और है कि दो चीजें, रूस और चीन का नहीं आना, उसने थोड़ी जी20 के सम्मेलन की हवा तो निकाल ही दी थी, क्योंकि कहे कोई भी कि नहीं नहीं उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फैक्ट ये है कि आज रूस और चीन अगर वहां इस किसी भी इस तरह के सम्मेलन में नहीं जा रहे हैं, तो उसके पास वो ताकत और वो वेट नहीं रह जाता है। एक चीज इंटरेस्टिंग यह है कि चीन की तरफ से उनके राष्ट्रपति की जगह उनके प्राइम मिनिस्टर आए, जो उनके सामने बहुत ही लाइट वेट है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात आज के पेपर में निकली है, आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में है, और वो आप भी जान लीजिए। चीन की जो दादागिरी है ना, चीन के जो डेलीगेशन आया, ये होटल ललित में रुका था। जैसे हर एक आईटीसी पे कहीं अमेरिकन प्रेसिडेंट थे तो कहीं कोई था, हर एक अलग अलग। तो होटल ललित में ये एक कोई ओवर साइज एक कोई चीज लेके आए, उसको ललित वालों ने कहा कि इसको स्कैन करना है। उन्होंने कहा नहीं, ये स्कैन नहीं हो सकता है, हम इसको स्कैन नहीं करने देंगे। अब उनका ये कहना था कि हम लोग डिप्लोमेट हैं, हम लोगों को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है और हम इसको स्कैन नहीं कराएंगे। 8 घंटे तक ये सब तमाशा चलता रहा। फाइनली जो भी चीज थी, जो भी मशीन थी जिसको वो मना कर रहे थे हम स्कैन नहीं कराएंगे, उसको चाइनीज एम्बेसी भेज दिया गया। सिर्फ जो इसमें बात यह है कि आप भारत की धरती पे, आप कोई चाइनीज एम्बेसी के अंदर नहीं, आप अगर बाहर घूम रहे हो और कोई ऐसी चीज लेके घूम रहे हो जिसको आप ये मना करते हो कि नहीं हम इसको स्कैन भी नहीं कराएंगे, तुम्हारे देश के लॉ को नहीं मानेंगे, ये भी एक कहीं ना कहीं कुछ चीजों को अपने आप कहता है। इसमें बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात अमेरिका की, हमारा जो इसका सबसे बड़ा जो चमकता सितारा था और जिसकी रोशनी जो सूरज जैसा था और जिसकी रोशनी में बाकी सब सितारे चमक रहे थे, वो था अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन का आना। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब आए, प्रेस की बात मैं एक बार आपसे सिलसिले में और लंबे कर चुका हूं कि किस तरह से उनके साथ जो उनके प्रेस वाले लोग आए थे, उनको हिंदुस्तान की सरजमी पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने लोगों के साथ, अमेरिकन प्रेस के साथ भी नहीं करने दी गई, क्योंकि ये था कि अगर वो अमेरिका के प्रेस वाले हिंदुस्तान की सरजमी पे प्रश्न पूछेंगे तो वही प्रश्न पूछेंगे जो उन्होंने वियतनाम में जाके जो प्रेसिडेंट बाइडेन ने बोला। तो इससे बड़ा गड़बड़ होगा। दो चीजें यहाँ हुई कि यहाँ तो नहीं बोले, लेकिन जाके जो उनको कहना था वो सारी चीजें वियतनाम में बाइडेन ने कह दी। और उसको एक तरह से मैं अभी भी मानता हूं कि भारत को और मोदी जी को उन्होंने आईना दिखाने का काम किया। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज और है, वो इसलिए थोड़ी समझना जरूरी है कि यूएसए ने बार बार कहा, और एक ने उन्होंने कई कम्युनिकेशन में कहा कि भाई ये हम इसमें क्या बोले, हम इससे ज्यादा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि
ये जो प्रोटोकॉल डिसाइड हुआ, ये जो द्विपक्षीय वार्ता हुई, ये हुआ कि पीएम रेज़िडेंस पे होगी, उनके घर पे होगी और इसका प्रोटोकॉल इंडिया ने डिसाइड किया, ये द्विपक्षीय नहीं था। जो इन्होंने कहा कैसे कौन मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा और इसलिए हम इसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं। अब इसमें ज़रा एक और चीज़ समझ लीजिए कि इसमें अमेरिका को क्या मिला और अगर इंडिया वाले खुश हों, जैसे भक्त मंडली खुश है कि उन्होंने देखिए बाइडेन जो सबसे ताकतवर आदमी दुनिया में है, उसको बोलने नहीं दिया। आप खुश हो लीजिए। उसी तरह से कुछ लोग ये खुश हैं कि अमेरिका के सेब और अमेरिका का अखरोट अब हिंदुस्तान में सस्ता मिलेगा। उसकी इम्पोर्ट ड्यूटी घटाने के लिए बाइडेन बहुत दिनों से और अमेरिकन बहुत दिनों से लगे हुए थे कि उसपे इम्पोर्ट ड्यूटी घटनी चाहिए। आजकल आप मंडी में जाइए तो सेब 150, 200, 300, 400 रुपए किलो तक मिलते हैं और ये बताया जाता है ये अमेरिकन सेब है, ये कैलिफोर्निया का है, कहाँ का है। तो अमेरिकन सेब और अमेरिकन अखरोट के ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी घटा दी गई है। उसको बताया ये जा रहा है कि अब हिंदुस्तानियों को भी बढ़िया सेब और बढ़िया अखरोट खाने को सस्ते दाम पे मिलेगा। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष और ज़्यादा महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि इनकी इम्पोर्ट ड्यूटी घटाते ही जो हमारे सेब ग्रोइंग स्टेट हैं, खास करके जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उस पे डायरेक्ट असर पड़ रहा है। हमारे जो जहाँ पे अखरोट सबसे ज़्यादा होता है जम्मू कश्मीर, उस पे डायरेक्ट असर पड़ रहा है उनकी सेल पे, उनके व्यवसाय पे। अब कुछ लोगों का कहना ये भी है कि भई अगर अगर वोट नहीं दोगे मोदी जी को हिमाचल प्रदेश में तो ये सब तो झेलना ही पड़ेगा। तो मोदी जी तो याद रखते हैं हर चीज़ को और कहाँ कैसे आपसे वोट ना देने का आपको सबक सिखाया जाए, तो वो शायद वोट ना देने का सबक हिमाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में तो सबक उनको किस लिए सिखाया जा रहा है वो जग ज़ाहिर है, उसको फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ। दुखदाई है, एक सेक्युलर देश में जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों को सबक सिखाया जा रहा है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अमेरिका इसलिए खुश है कि उसके यहाँ का उसने बाकी व्यापार तो किया ही अपने जहाज़-वहाज़ बेचे लेकिन साथ में एक ये भी उसका फ़ायदा हुआ। अब इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग बार-बार सऊदी अरेबिया का दिखा रहे हैं कि क्राउन प्रिंस वहाँ के आए और कितने बढ़िया थे और कितना उन्होंने हम लोगों के साथ एमओयू किया और करेंगे और ये डील हुई। क्या डील हुई? सऊदी अरेबिया ने अपना क्रूड ऑयल जो है, क्रूड ऑयल इंडिया को बेचा है ठीक से। अब इस क्रूड ऑयल बेचने से फ़ायदा किसको होगा? ये थोड़ा समझ लीजिए। ये भी समझना ज़रूरी है। किसको फ़ायदा होगा? दुनिया की जो आप गूगल कर लीजिए, मैं नहीं, आप खुद गूगल करिए, दुनिया की लार्जेस्ट रिफाइनरीज़ ऑफ द वर्ल्ड ढूँढिए। तो नंबर 1 पे हैं रिलायंस की जामनगर की रिफाइनरी, जिसकी कैपेसिटी है 12,40,000 बैरल पर डे, द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। दूसरे नंबर पे वेनेजुएला है, 9,40,000 बैरल पर डे और 15वें नंबर पे सऊदी अरेबिया है, वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ क्रूड। उसके यहाँ की जो रिफाइनरी है, जो दुनिया की 15वें नंबर की लार्जेस्ट है, 55,000 बैरल पर डे। ये खुद ही गूगल करके देख लीजिए और ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो क्रूड आ रहा है, ये रिफाइनरी को बिज़नेस मिल रहा है। रिफाइनरी किसकी है हिंदुस्तान में सबसे बड़ी और कौन सबसे ज़्यादा इसमें फ़ायदा उठाएगा? रिलायंस। रिलायंस क्या सरकार का है? इसमें सरकार को भी फ़ायदा होगा और ये यहाँ सऊदी से क्रूड लेंगे, रिफाइन करेंगे और दुनिया में बेचेंगे। ये कोई हिंदुस्तान के लिए क्रूड नहीं आ रहा है कि हिंदुस्तान में बेचेंगे। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात, जो ज़्यादा ज़रूरी बात है, रिफाइनरी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इज़ अ पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री। ये एनवायरनमेंट के हिसाब से ये पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलाते हैं, प्रदूषण करते हैं। दुनिया के विकसित देश अब अपने यहाँ रिफाइनरी को बहुत बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। जो रिफाइनरी सऊदी अरेबिया की है, ये पुरानी रिफाइनरी है और इसीलिए वो अपने यहाँ का क्रूड अपने यहाँ वो क्या सऊदी अरेबिया वाले चाहते तो रिफाइनरी अपनी बड़ी नहीं लगा सकते थे? क्यों नहीं लगाते? व्हाई नॉट द बिगेस्ट रिफाइनरीज इन यूएस? क्योंकि वो पॉल्यूशन पॉल्यूशन फैलाती है। विकसित देश अपने यहाँ पॉल्यूशन नहीं होने देंगे। वो भारत जैसे देशों के यहाँ ले जाके क्रूड ले जाएँगे और वहाँ पॉल्यूशन करेंगे। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है। इसको भी हरदम ध्यान रखिएगा कि सऊदी अरेबिया को इसको करके इसको फ़ायदा किसका हो रहा है और हमारी कॉस्ट पे, क्योंकि पॉल्यूशन हमारे यहाँ फैलाया जा रहा है। अब आ जाइए इसके बाद के जो इम्पोर्टेंट हैं, सुनाक साहब आए। सुनाक जी अपनी पत्नी के साथ आए, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर साहब, बड़ा हल्ला मचा के देखिए उन्होंने यहाँ आए और उन्होंने
ताजमहल को नहीं देखना पसंद किया, उन्होंने मंदिर को देखना पसंद किया। स्वामीनारायण मंदिर, आप उसको लोग कुछ बुरा मान जाते हैं। गुजरात में झगड़ा चल रहा है सनातनी धर्म वर्सेस स्वामीनारायण के बीच में। स्वामीनारायण जी हम जहाँ रहते हैं बस्ती के आस-पास के ही एक वहीं से निकल के गए, अपन को महापुरुष तो नहीं बोलेंगे, एक सज्जन गए और फिर उनको कुछ लोगों ने अपना संप्रदाय का हेड मान लिया, वही स्वामीनारायण हुए। वो स्वामीनारायण टेंपल देखने गए। खैर, वो बात अलग है। लेकिन एक द गार्डियन जो ने एक लंबी रिपोर्ट छापी है, प्राइम मिनिस्टर, और आप खुद गूगल करिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग भी थोड़ा गूगल करिए, देखिए क्या हो रहा है दुनिया में। उन्होंने, ब्रिटिश प्रेस ने साफ-साफ कहा है कि सुनाक जी को G20 में कोई तवज्जो नहीं मिली और भारत ने उनके साथ बहुत रूखा व्यवहार किया। एक ध्यान रखिएगा कि अगर इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड इस समय है, तो ब्रिटेन 6th लार्जेस्ट, आपसे एक नीचे। उसमें सबसे पहली बात यह है कि द्विपक्षीय वार्ता हो रही थी, बायलैटरल। इनको उम्मीद थी कि इनकी द्विपक्षीय वार्ता भी पीएम रेजिडेंस में होगी। पीएम रेजिडेंस में नहीं हुई। वहीं जो भारतीय मंडपम बना हुआ था, उसी के साइड में कुछ कमरे बने थे जहां बैठ के अपनी द्विपक्षीय वार्ता कर लिया जाए, क्योंकि द्विपक्षीय वार्ता 15-20 सबसे हुई है, तो वही एक फॉर्मेलिटी के तौर पे वो काम कर लिया गया। यहां तक कि ये गार्डियन के हवाले से मैं कह रहा हूं, सुनाक जी खाना खाने जाना चाहते थे हल्दीराम या किसी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट पे, क्योंकि उनको बताया गया कि पूरा दिल्ली लॉकडाउन है, हल्दीराम सब बंद है, आप कहीं नहीं जा सकते हैं। तो जैसा गार्डियन कह रहा है, वो अपने कमरे में, होटल के कमरे में अकेले बैठ के उन्होंने खाना खाया। और साथ में एक चर्चा और चल रही है कि उनकी पत्नी पर आरोप है कि उन्होंने इस ट्रिप के दौरान कुछ अपने बिजनेस की बातें भी की हैं, कुछ बिजनेस का को भी प्रमोट करने का काम किया है। अब आ जाइए जो इसके बाद की और इम्पोर्टेंट चीज है, कनाडा के जो राष्ट्राध्यक्ष है जस्टिन ट्रूडो साहब का अजीब, मतलब थोड़ा, मतलब ये सुनने में अचंभा सा लगता है। वो यहाँ उनका जहाज खराब हो गया। मतलब अब तो जब से नई गाड़ी, पहले जब हम लोग नौकरी करने के आए और फिर शुरू में बहुत कम लोन मिलता था, तो पुरानी गाड़ी लेने का चलन था। तो जब पुरानी गाड़ी लेते थे, पुरानी एम्बेसडर, पुरानी फिएट, तो वो आए दिन कभी महीने 2 महीने में कहीं न कहीं खड़ी होती थी, फिर उसको उठाते थे, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूटर कैप में एक माचिस की तीली लगाते थे। फिर उसके, मतलब ये सब कार्रवाई करके उसको चलाते थे किसी तरह से। जब से ये पिछले 5-10 साल से लोन आराम से मिलने लगा है, नई गाड़ी का हम लोग भी आनंद उठा रहे हैं, तो ये सब नहीं हुआ कि गाड़ी कहीं फँस जाए। उनका जहाज फँस गया। मतलब हमारे यहाँ जैसे पहले पुराने मालूम नहीं कौन-सा जहाज लेके आए, तो उनका जहाज यहाँ बैठ गया जिसको कहते हैं। तो जहाज खराब हो गया तो ट्रूडो साहब भी यहीं बैठ गए। अब ट्रूडो साहब यहाँ बैठ गए तो उनको कोई मिलने ही नहीं आ रहा था। मिलने क्यों नहीं आ रहा था, उसका ये है कि हिंदुस्तानी उनसे गुस्सा हो गए, भारत सरकार। क्यों गुस्सा हो गए? क्योंकि मोदी जी ने उनसे कहा कि भई आपके यहाँ कनाडा में ये खालिस्तान और इस तरह की बातें बहुत होती हैं और देश के लिए बहुत कुछ कहा जाता है भारत के लिए, तो इसको, तो उन्होंने साफ-साफ जवाब दिया। उन्होंने साफ ये कहा कि हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। हम एक लोकतांत्रिक देश है, जिसको अपनी बात कहनी है, कहनी है। हमारे यहाँ प्रेस को पूरी फ्रीडम है। हमारे यहाँ हम ह्यूमन राइट्स को मानते हैं, तो आप हमें ये मत सिखाइए कि हमें क्या करना है। और हमारे यहाँ अगर कोई इस तरह का वायलेशन होता है, तो हम उसको जेल में डाल के उसको वो करते हैं, बंद करने का काम करते हैं। उससे जरा यहाँ सबको बुरा लगा। अब बुरा लगा तो ट्रूडो जी जब फँस गए, 2 दिन वो बेचारे अकेले होटल में बैठे रहे और ये हुआ कि वहाँ से दूसरा जहाज़ आएगा। मतलब ये बिल्कुल मुझे देख के लग रहा था कि जैसे कभी-कभी रास्ते में फँस जाएँ तो होता था कि दूसरे गाड़ी से ले जाओ, उसको ले आओ, मोटरसाइकिल से ले आओ, फलाना करो। उस तरह का कुछ काम हुआ। खैर उनका जहाज़ किसी तरह से रिपेयर हुआ। रिपेयर होके वो फिर रवाना हो गए हैं। लेकिन उन्होंने भी जो मोदी जी उनसे चाहते थे कि कम से कम जाने से पहले वो ये कह जाएँ कि खालिस्तान पे कोई स्टेटमेंट दे जाएँ, उन्होंने मना किया, कहा उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। कुछ वो गैर लोकतांत्रिक, गैर राष्ट्रवादी वाली बात करेंगे तो हम उनको ज़रूर रोकेंगे और उनको इस पे नियंत्रण करेंगे, लेकिन जब तक वो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स अगर कोई अपनी बात कह रहे हैं तो उनको ये उनका हक है। और अंतिम बात इसलिए हमारे यहाँ कहा गया कि रूस और यूक्रेन ने क्या-क्या कर दिया, यूक्रेन की बातें लगातार बोली जा रही हैं। जो एक कॉन्सेंसस कहा जा रहा है, डिक्लेरेशन है, अमिताभ कांत जी ने एक अजीब बेहतरीन डॉक्यूमेंट कर दिया। उसको लेके यूक्रेन ने स्पष्ट किया है
कि इससे ये कहीं से भी कुछ भी इस अ, मतलब ये युद्ध को किसी तरह से कंडम नहीं कर रहा है। यूक्रेन ने यहाँ तक कहा है कि जो बाली डिक्लेरेशन था पिछली बार का 2022 का, वो इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। जो ये डिक्लेरेशन है, वो उससे क्लाइंब डाउन है और इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं किया है कि हम उसमें वो देखें और हमें इससे निराशा हुई है। खैर चलिए, तो मोटा-मोटी बात ये है कि G20 करके मुझे कभी-कभी ये लग रहा है कि जो पैसा तो जो गया ही, अब वो 4,000 करोड़ गया कि 10,000 करोड़ गया, जो भी गया, लेकिन साथ-साथ हमने अपने बिज़नेस में देश की कॉस्ट पे कुछ बिज़नेस दूसरे लोगों का प्रमोट किया और हमारी कोई साख भी नहीं बढ़ी क्योंकि प्रेस की बात और ये सब बात सारी दुनिया के सामने आ गई कि हम किस तरह से अपने प्रेस फ्रीडम की बात, अपनी सिविल सोसाइटी को, अपने ह्यूमन राइट्स को कैसे देख रहे हैं और क्या कर रहे हैं, वो भी दुनिया के सामने थोड़ा जग ज़ाहिर हो गया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।